बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। और एक नए एपिसोड के साथ अपन हाजिर हैं। आज हमारे साथ हैं सौरभ और निशांत। और कल का जो मैच था उसको देख करके मेरे पास कुछ शब्द हैं, मैं उनका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अद्भुत, अनुपम, अलौकिक, अविश्वसनीय और क्या अद्वितीय, अप्रतिम, जो भी कह लें आप कम पड़ जाएगा। 14 साल के लड़के ने जो ऐसा झंडा धाकड़ था एकदम से। मतलब एक तो अच्छी बात मुझे क्या लेना कि अभी जैसा देश का माहौल है ना, उसमें एक मोमेंट ऑफ जॉय दिया कल, है ना। लोगों को जिस तरह का अभी बहुत ज्यादा सैडनेस फैला हुआ है, उसमें किसी चीज के लिए तो आदमी चीयर किया कल बहुत देर। एक्चुअली मैं भी पहले बहुत देर तक वो इनिंग देखा नहीं था। मैं कहीं बाहर गया था, बाहर वापस आया, देखा 16 बॉल में 47 है। फिर अब बैठ गए, नेक्स्ट बॉल में फिर हाफ सेंचुरी हो गया। उसके बाद तो फिर आप बैठे ही रहो, मेरा हो सकता आउट भी हो जाए, लेकिन नहीं, भाई ने जो सेंचुरी मारा है और राशिद खान के बॉल पे लास्ट में, अरे यार तबीयत खुश कर दे रहा ना। रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है भाई ने, है ना। हाँ। और मेरे दिमाग में तो लूप में वही गाना बज रहा था, जिया हो बिहार के लाला। यही हमारा आज का यही थंबनेल रहेगा आज हमारा, ठीक है ना। बट यार सही में यार 14 साल के एज में मतलब फियरलेस यार। और इस बंदे ने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। एक होता ना कि फ्लूक हो गया, जैसे पहला मैच था, उसने पहले बॉल पे छक्का मार दिया, ठीक है, आदमी ने चेयर किया, सेलिब्रेट किया उस चीज को, लेकिन लगा कि हाँ तुक्का हो सकता है। कई बार आदमी ज्यादा जोश में, वो होता है ना, अच्छे दिन पे आपके साथ बैट और बॉल का कनेक्शन भी अच्छा हो जाता है अगर दिन आपका अच्छा है तो उस दिन था। फिर नेक्स्ट मैच में भी उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया। 2 छक्के लगाए थे बेंगलुरु में भुवनेश्वर कुमार को मारा था। और सब अच्छे बॉलर्स को मार रहे हैं, ऐसे नहीं है। अब कल सोचिए, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं गुजरात टाइटंस का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है, नो डाउट है ना। उसमें जिसमें मोहम्मद सिराज है, राशिद खान है, सब लोग हैं, प्रसिद्ध कृष्णा है, ईशांत शर्मा है। ईशांत शर्मा को कल जो उन्होंने छक्के मारे, बाप रे, उफ। 100 टेस्ट मैच खेला हुआ बॉलर को अगर 14 साल का बच्चा, ईशांत शर्मा जब 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था, खेल रहे थे, पहला सीजन कोलकाता की तरफ से खेल रहे थे, उस समय जन्म नहीं हुआ था। 2007 के दिसंबर में सोचो ऑस्ट्रेलिया गए थे ईशांत शर्मा, डेब्यू किया था। और एक ऐड भी तो आया था अभी, जो जिसमें धोनी बोल रहे हैं संजू सैमसन को कि हमने आईपीएल तब जीत लिया जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। बज़ तो तभी से क्रिएट हो गया था जब ऑक्शन में इनको खरीदा गया था। आपकी बात हुई थी? हाँ, उस समय हम लोग स्टोरी कर रहे थे तो इनके कोच से भी बात हुई थी। और फिर हमें तब बहुत सारी स्टोरीज पता चली कि इनके जो वैभव के फादर है वो भी क्रिकेट खेलना चाहते थे, लेकिन वो फाइनेंशियल कंडीशन नहीं था तो वो नहीं कर पाए। फिर इन पे पूरा फोकस किया, फिर अपना लोकेशन भी रिलोकेट किया 1-2 बार, फिर जाकर के बहुत कोचिंग पे इनके मेहनत की। मतलब एक जो होता है ना, जो भी हम लोग पहले बात कर रहे थे कि अगर आपको टैलेंट किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया है, उसको एक पुश देने की बहुत जरूरत होती है। और आपके अचीवमेंट के पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। तो अभी जैसे इनके फादर का, इनके कोच का है, सचिन तेंदुलकर की जो बात हम लोग करते हैं कि अगर अजित तेंदुलकर नहीं होते तो शायद सचिन तेंदुलकर नहीं होते। ये चीजें होती है, तो इस तरह की चीजें है ना। वो वीडियो कौन सा था जो कह रहे थे उसमें? हाँ, जब वो ऑक्शन हुआ, जब इनको ऑक्शन में खरीदा गया था ना, तो इनको आइडिया नहीं था, तो वो अपने फादर मदर से बात कर रहे थे फोन पे। तो उसमें वो कह रहे, अरे हमको तो पता ही नहीं था। वो वीडियो बहुत अच्छा वायरल गया था हमारे लिए, बहुत अच्छा। और लगते हैं मतलब ऐसा उनके एज को लेकर के कंट्रोवर्सी जो भी है, मतलब उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, बट उनकी आवाज से और से लगते हैं कि बच्चे हैं अभी, है ना। लेकिन कहाँ से वो मसल स्ट्रेंथ जनरेट करते हैं, उतनी पावर लेकर आते हैं, मतलब ये तो भगवान जाने। बट सौरभ भाई ने भी बात की है अभी रिसेंटली, कल या आज, कब बात की आपने? मैंने और अक्षय ने बात की, उनके कोच से आज ही सुबह बात हुई हमारी, और काफ़ी बात हुई उनसे, और उन्होंने बहुत कुछ बताया। तो वो बता रहे थे कि मैच से पहले कल सुबह 10:30 बजे के करीब उनकी बात हुई थी वैभव से। तो उन्होंने वैभव से पूछा कि गलत क्या हो रहा है, तुम्हारे शॉट्स लग रहे हैं। कोच साहब का एक बार नाम ले लेते हैं, मनीष ओझा सर। तो उन्होंने उससे पूछा, वैभव से पूछा, उन्होंने बताया कि मैंने वैभव से पूछा गलत क्या हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास शॉट्स हैं लेकिन तुम इनिंग्स कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। तो फिर उसने बताया कि मेरा स्टांस सही नहीं है और ये चीज़ें नहीं है। तब उन्होंने बोला कि मैंने वैभव को बोला कि आउटसाइड द ऑफ स्टंप स्टांस लेके खेलना शुरू करो तुम, तब तुम्हारे शॉट्स प्रॉपर तरीके से लगेंगे। और उन्होंने बहुत कुछ बताया कि पहली बार, जैसे कि आपने बताया कि इनके फादर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे कि मुझे अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना है। तो 2018 में मनीष ओझा सर की एकेडमी में ये पहली बार अपने बच्चे को लेके आए थे, समस्तीपुर में। और उस दिन वो बता रहे थे कि मैं नहीं था उस एकेडमी में, वो आए और मुझसे मिले बिना चले गए वो। फिर उन्होंने मेरा नंबर लिया किसी से और मुझे कॉल किया, तब मैंने उसको बुलाया और वापस उसको बुला के चेक किया और एडमिट किया मैंने। और उसके बाद 2022 में पहली बार इनको लगा कि नहीं, ये क्रिकेटर सीरियसली क्रिकेटर बन सकता है। तो हमने पूछा कि ऐसा क्या देखा आपने 2022 में? तो उन्होंने बोला कि 2022 में मेरी एकेडमी में मैंने एक अंडर-19 क्रिकेटर्स का मैच रखा। तो मैंने एक चीज़ देखी थी वैभव में कि अगर मैं इसको कोई चीज़ बता रहा हूँ कि इस स्टांस पे खेलना है,
आपको ये शॉट्स नहीं लगाने हैं, तो वो पहली बार में वो बंदा वो बात समझ रहा था। वो बच्चा 12 साल का बच्चा उस वक्त, 12-11 साल का बच्चा सब समझ जा रहा था। और 2018 में और 2022 में, सॉरी 11 साल की उम्र में उसने अंडर 19 के बॉलर्स के ऊपर 100 मार दिया। 25 बॉल में कि 28 बॉल में 112 रन मारे थे। और वो जो कह रहे थे कि उनकी बाउंड्री जो उनकी एकेडमी की थी वो 50 मीटर की थी, लेकिन सारे बॉल्स 50 से 20-30 मीटर आगे जाए गिर रहे थे। ओके। तुम उनको ये रियलाइज हुआ कि ये बड़ी पावर हिटिंग कर सकता है। और वो ये भी कहते हैं कि उसमें इनके फादर का बहुत बड़ा रोल है। एक तो होता है कि ठीक है, आपने अपना, जैसे आपने बताया, अपना घर चेंज किया, अपनी जॉब चेंज की, उसके बाद चूंकि बच्चे को खिलाना है, तो बिहार में इतना अच्छा कल्चर नहीं है क्रिकेट। हम सब बिहार से आते हैं, हम तीनों बिहार से आते हैं, हमें पता है। तो उन्होंने बताया कि नेट बॉलर्स को भी सुविधा देते थे उनके फादर, कि उनकी माँ सुबह उठ के करीब 8-10 लोगों को खाना बनाती थी और ये लंच पैक करके ले जाते थे ताकि नेट बॉलर्स को खिला सके, ताकि नेट बॉलर्स इनके बच्चे के लिए बॉलिंग कर सके। क्या बात। और वो दिन में वो लड़का 300 से 350 बॉल खेलता था। मनीष सर ने ये भी बताया कि जब पावर हिटिंग की बात आई तो ऑब्वियसली अगर 10 साल का लड़का है तो आप बॉलिंग मशीन से बॉलिंग नहीं करा सकते हो, क्योंकि उसकी स्पीड एक सेट होती है, उस चीज से बॉलिंग कराता है। तो उन्होंने बोला कि मैंने इसका पावर हिटिंग जनरेट कराने के लिए इसको खुद बॉलिंग करना शुरू किया। 100-150 बॉल खुद करते थे वो, फुल टॉस बॉल्स। और उन्होंने उसका बैकलिफ्ट चेंज कराया बिल्कुल युवराज और गांगुली की तरह, ताकि लेग में जो छक्के मारता है, जिस तरह कल राशिद को छक्का मारता है, वो जो टेम्परामेंट आता है, वो जो लिफ्ट आता है, जो बैट स्विंग आता है। और जो कल फ्लिक भी जो मारा था कौशिक कृष्णा को उस ओवर से पहले, राशिद खान से पहले, वो मतलब अद्भुत था वो देख कर कि इस तरह के शॉट्स कैसे वो खेल सकते, फ्लिक करके सिक्स। बिल्कुल। और भी इतने मतलब अच्छे बॉलर के अगेंस्ट। और इनसे बात करके समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं, अभी मैंने बहुत लोगों को सुना, क्योंकि अगर आप सक्सेस अचीव करते हो तो बहुत लोग सवाल करते हैं तो भाई ये तो उम्र में बड़ा होगा, ये होगा। जब आप उनके कोच से बात करते हो आपको समझ में आता है कितनी मेहनत हुई है उसके पीछे। उसके माँ बाप, कोच, बड़ा भाई, उसने खुद ने कितनी मेहनत की है। उसके बाद राजस्थान ने जब खरीदा तो सर ने बताया कि उसको 4 महीने पहले उन्होंने अकेडमी बना लिया अपनी, राजस्थान की जो अकेडमी है। और वहाँ आरा के टीम डायरेक्टर रोही भिंडर, फिर जो टीम मैनेजमेंट के मेन कोच हैं जुबिन भरूचा साहब, राहुल द्रविड़, संगाकारा, और जो बाकी जितने भी सपोर्ट स्टाफ के लोग हैं, उन सब ने इस पर बहुत मेहनत की है। और वैभव सूर्यवंशी की एक बात जो सर ने बोला कि बहुत अच्छी है कि वो ग्रास्प बहुत जल्दी करता है, क्विक लर्नर है। हाँ, अगर आपने उसको कोई चीज समझाई तो उसके बाद वो रिपीट, वो गलती नहीं करता है। तो उसके अंदर वो जील है कि मुझे लर्न करना है। और उन्होंने ये भी बोला कि मैंने वैभव के लिए गोल सेट कर रखा है कि अभी 2025 चल रहा है, 2026 T20 वर्ल्ड कप के बाद जो इंडिया की T20 साइड आएगी उसमें वो कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि ये लड़का खेलेगा। इतना उन्होंने इसको बैक किया है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस ऐसे एक दिन में नहीं आई है। इसके पीछे पूरा बहुत एक जर्नी होती है इस तरह के इनिंग्स के पीछे। तो आपने बात करी जैसे 2022 तक का जिक्र किया आपने, लेकिन वहाँ से जो मेगा ऑक्शन तक पहुंचे वैभव सूर्यवंशी, इतने पैसे भी मिल गए, तो वो थोड़ा बताइए, कोच साहब ने क्या बताया, इनसाइट्स आपके साथ क्या शेयर किए उन्होंने सिंपल बताया कि 2022 में जो उनकी पावर हिटिंग हुई उसके बाद उनको वो लेकर गए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। वहाँ पे जो उनके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है राकेश तिवारी, उनसे बात हुई उनकी। उसके बाद हर तरीके से मदद मिली वैभव सूर्यवंशी को, और वैभव सूर्यवंशी ने उसके बाद अंडर 19 टीम के लिए इंडिया के लिए खेला। अभी जैसे हम पॉडकास्ट के पहले आपने मुझे बताया, मैंने चेक भी किया, जो एशिया कप अंडर 19 हुआ था उसमें बांग्लादेश के खिलाफ वो खेले थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अंडर 19 गेम हुआ था उसमें भी वो खेले थे। उसमें तो शायद रेड बॉल का था। हाँ, अनऑफिशियल टेस्ट मैच था वो, 4 गेंद का गेम था, उसमें भी उन्होंने 100 मारा था, बहुत शानदार पारी की थी। तो परफॉर्मेंस हर जगह देते आया है ये लड़का, ऐसा नहीं है कि आज आया और एक परफॉर्मेंस मिल गई। और वीवीएस लक्ष्मण का भी बहुत बड़ा रोल है। वीवीएस लक्ष्मण ने जाके राहुल द्रविड़ को ये कन्वे किया था कि ये लड़का बहुत टैलेंटेड है, और चूंकि राजस्थान रॉयल्स की ये फिलॉसफी रही है कि यंगस्टर्स को बैक करना है, तो आईपीएल ऑक्शन में भी अच्छी भीड़ हुई थी दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की, लेकिन राजस्थान को प्लेयर चाहिए था, द्रविड़ को चाहिए था, उनका पर्सनल प्रोजेक्ट लगता है ये। और कल भी आप देखो ना, जैसे सेंचुरी मारे, जो द्रविड़ ऐसे एनिमेटेड बिहेव नहीं करते, जिस तरीके का इमोशन कल उन्होंने शो किया ना, खड़े होकर के ऐसा लगा वर्ल्ड कप जीत गए, उस तरीके का इमोशन शो कर रहे थे। बिल्कुल, तो गाइडेंस तो सही मिला इनको। हाँ, ये तो है। और दूसरा ये भी है ना कि मतलब उसको देख करके मैं देख रहा हूँ, जो सामूहिक जनमानस है वो खुश है, उनको लग रहा है कि ये उनका सक्सेस है। एग्जैक्टली, रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वही जो आप लोग कह रहे थे, जैसे मैंने भी बोला कि अभी जो देश का माहौल है पहलगाम की वजह से बहुत सैडनेस है। आप याद करें 89 में भी थोड़ा इसी तरह का कंट्री में था,
ठीक है, गल्फ वॉर के बादल छाए हुए थे, चीजें बहुत उस सिचुएशन में एक 16 साल का लड़का डेब्यू करता है ना। उसके बाद सब पूरे इंडियंस को, जितने भी हम लोग उस एज से आते हैं, सबको लगता था कि यार हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, मतलब ठीक, मतलब एक जो होता है ना, इंस्पायर करता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाती है। और हम लोग एक दिन पहले, आई थिंक लास्ट वीक, हमने ये भी डिस्कस किया था कि वैभव सूर्यवंशी से जो आजकल जो हो गया ना कि जेनजी तो कुछ करते ही नहीं है, ये है नहीं, मतलब ऐसा नहीं, आईपीएल बच्चों का खेल नहीं है, तो उसने कहा नहीं बच्चों का भी है, ऐसा नहीं। जेनजी को हम लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ये तो खाली बस रील्स में ही लगे रहते हैं, बट ऐसा नहीं है, बहुत कोई है जो कि करना चाहता है और करता भी है। प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो कर भी देता है। धोनी एक बड़े आइकन बने, बिहार से निकले थे, हालांकि बाद में झारखंड हो गया वो, लेकिन बिहार से एक और क्रिकेटर मिल गए हैं। पृथ्वी शॉ का भी नाम जुड़ता है, ईशान किशन का भी जुड़ता है, बट प्रॉपरली मैं कहूंगा कि वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि वहीं से समस्तीपुर से पले बढ़े, फिर वहां से बाहर निकले। बट यहाँ से आगे क्या, एक सक्सेस तो मिल गई है, ग्लैमर आ गया है, नाम सबको पता चल गया, पैसे भी आ गए हैं और आएंगे भी। यहाँ से आगे उनकी राह कितनी मुश्किल होने वाली है, कितनी कठिन होने वाली है। और इंडिया खेलने की जो आपने बात कही, तो एक कहते हैं ना, अंडर 19 से जो सीनियर मेंस टीम का जो प्रोग्रेशन होता है वो काफी मुश्किल होता है। हमने देखा कई टैलेंटेड खिलाड़ी उस राह में, बीच में जो रास्ता है ना, एक पुल जो है, वहां भटक जाते हैं। वही मेरे कलीग अक्षय रमेश ने पूछा कि 14 साल की उम्र में 100 मार दिया, अब ये फेम मिल गया, और हम सब जानते हैं आप बिहार से आते हो, वहां से निकल के ऐसा फेम हैंडल करना कितना मुश्किल होगा एक 14 साल के लड़के के लिए। तो उस पर उनके कोच ने बहुत ही सरलता से बोला कि ये लड़का बिहार से आया है, इसने अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते देखा है, पर डे की मेहनत है, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट सक्सेस मिली है। और जो ओवरनाइट जो कहते हैं लोग, वो रात बहुत ज्यादा लंबी है। तो उस रात में जितने भी स्ट्रगल हुए हैं उसने देखा है, और वो बहुत ही ज्यादा अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है। वो उसने अपने माता पिता को स्ट्रगल करके देखा है। इवन वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल ने एक वीडियो रिलीज किया, इंटरव्यू, तो उसने बोला कि मेरी माँ रात को 12 बजे उठ के खाना बनाती थी, रात को 2 बजे उठ के खाना बनाती थी, मेरे पापा ने अपना पूरा करियर तबाह कर लिया ताकि मैं क्रिकेटर बन सकूं, मेरे बड़े भाई ने उम्र से पहले हमारा बिजनेस संभालना शुरू कर दिया ताकि हमारे घर में रोटी आ सके। तो उस बंदे को उस चीज की समझ है। लेकिन वही बात है कि अभी भी उस गेम में काफी फ्लॉज है, ऑब्वियसली 14 साल का लड़का है। तो उनके कोच ने बोला कि अभी अगला प्रोजेक्ट यही है कि अगले 2 साल के अंदर, इस आईपीएल में, अगले आईपीएल में, उसके बीच की जो टाइम है, बाकी जो तकनीकी खामियां हैं गेम में, जैसे अब शॉर्ट बॉल डाल के टारगेट करेंगे बॉलर्स इनको अगले मैचेस में, ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो कंपटीशन है ना, ऐसा नहीं है कि आप बच्चे तो आपको टारगेट नहीं किया जाएगा। तो उस तरीके से उसके गेम को डेवलप करने के लिए, ताकि ग्राउंडेड शॉट्स भी खेल सके। आज कल वो पिच अच्छी थी बैटिंग के लिए, आपका 100 लगा, आपने अच्छे शॉट भी खेले हैं, आपने रशीद खान को मारा, प्रसिद्ध कृष्णा को मारा, लेकिन पिचेस ऐसे भी मिलेंगे जहां रन नहीं बनेंगे, तो वहां आपको ग्राइंड आउट करना पड़ेगा, आपको ग्राउंडेड शॉट्स खेलने पड़ेंगे। तो उन्होंने बोला कि डेवलप करेगा ये, और मुझे पूरा भरोसा है कि 2 साल के अंदर ये लड़का इस फेम को और ऊपर लेके जाएगा और ये इंडिया खेलेगा। इवन रवि शास्त्री ने आईसीसी को एक इंटरव्यू दिया कल रात में, तो उन्होंने बोला कि अभी जस्ट को खेलने दो, 14 का लड़का है, उसके दिमाग पे जरा सवाल मत करो, और उसके माँ बाप को बोलो कि जिस तरह उन्होंने संभाला है, बस उनको आगे भी ऐसे ही संभालना है, क्योंकि माँ बाप का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम देखते ही हैं कि कोई बड़ा टैलेंट आता है, उसके बाद वो फेम मिलते ही गायब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल उमरान मलिक, वो काफी यंग नहीं थे, लेकिन इंडिया के फास्टेस्ट बॉलर कहे जाते थे। पृथ्वी शॉ कई बार डिसिप्लिन का भी, जैसे हम लोग वो बात करें कि ग्राउंडेड रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो वही ये कहना कि बिहार से आते हैं और अचानक से फेम मिल जाता है, तो आदमी को समझ आता है, बहक जाता है, जो कि बात सही भी है। वो ये ग्राउंडेड रखना बहुत जरूरी है। और कल जो हम लोग बात कर रहे थे मेंटल कंडीशनिंग कोच की, इसमें इन लोग का रोल बहुत ज्यादा होता है कि आप इनको कैसे ग्राउंडेड रखो, आप फेम से भटकने नहीं दो, फोकस गोल पे ही होना चाहिए। ये सब करना भी बहुत जरूरी है। तभी मुझे लग रहा है सचिन तेंदुलकर से मतलब कंपेयर किया भी जा रहा है। सचिन ने भी तारीफ करी है, ट्वीट किया उन्होंने, सचिन ने भी। बट वही है जो बात मैं कह रहा था, देयर इज अ लॉट बिटवीन हैंड एंड, है ना, कप एंड द लिप। तो बहुत संभाल के चलना पड़ेगा। और यहाँ से सिर्फ उनके माँ बाप का ही नहीं, बीसीसीआई का रोल भी आता है, राजस्थान रॉयल्स का भी रोल आता है। फ्यूचर स्टार के तौर पर उनको देखा जाने लगा है, और लड़के में पोटाश तो है, वो झस दिख गया है उसमें। गोइंग अहेड, राजस्थान के चांसेस पे थोड़ा आप बात करना चाहेंगे? राजस्थान धूमिली सही उम्मीद तो जगा दी है राजस्थान ने। हाँ, उम्मीद तो जगा दी चांसेस, कि वो होता है ना कि दिया बुझने वाला है, बुझा नहीं है अभी, तो दिया जल रहा है। क्योंकि कल की जो जीत थी 15 ओवर में अगर आपने वो चेज कर लिया, 209 रन का टारगेट गुजरात के अगेंस्ट, तो खैर मानना पड़ेगा कुछ तो है आप में। और अभी आपके कितने 5 मैच बाकी हैं, आई थिंक ये 4 मैच बाकी हैं, 10 मैच हो गए, आपने 3 जीते 7 हार गए, आपके 4 मस्ट विन गेम्स हैं। उसके बाद इफ एंड बट्स का खेल रह जाएगा। वो जो कहते हैं ना कि
प्रोबेबिलिटी की ये टीम इतना जीतेगी, इसका नेट रन ये होगा, ये उसको हरा दे इस मार्जिन से, हम इससे जीत जाए इस मार्जिन से, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, उम्मीद तो अभी है, बिल्कुल वो बुझती हुई उम्मीद, वो 10% की जो उम्मीद है वो अभी ये है कि राजस्थान की बाकी जो रिमेनिंग प्लेयर्स है ना, वो इस इनिंग को देख करके कितना मोटिवेट होते हैं। कल हम लोग यही बात कर रहे थे ना कि राजस्थान के लिए क्या है, मोटिवेशन के लिए क्या है। तो जो हमने कहा था कि मोटिवेशन तो यार आपको अंदर से ही आएगा, है ना। अब ये जैसे 14 साल के, इनको पता है कि अभी मेरे को अभी आगे और नाम करना है, सो वो अंदर से वो इनको पुश दे रहा है। अब कल देखिए, मैं सिंपल से आपको बात हो रहा हूँ, कल मैच बना के दे दिया था वैभव सूर्यवंशी ने। नीतीश राणा खराब खेल रहे हैं, आपके पास मैच बना हुआ है, आपको सिर्फ सिंगल लेकर के मैच को खत्म करना है, फिर आप रैश शॉट खेल करके अपना विकेट गवा देते हो। रिक्वायर्ड रन रेट भी नहीं था, रिक्वायर्ड रन रेट भी नहीं है, 30 रन चाहिए 40 बॉल में, और आप झूठ मूठ का ये सब शॉट कर, यार डिसिप्लिन यहीं पे आता है ना। आपको मोटिवेट, आपको तो बना के गेम दे दिया, आपको बस जिताना है। सीनियर प्लेयर हैं, सीनियर और 9 प्लेयर विकेट से Exactly. अगर आप 8 विकेट से जीते, 9 विकेट से जीते, नेट रन रेट और थोड़ा सा इंप्रूव होता है ना, वो मार्जिन तो बढ़ता ही है। बट ठीक है, राजस्थान आ गई है मतलब कंटेंशन में तो मैं नहीं कहूंगा, बट एक कंपटीशन को टफ बनाने का काम किया। और राजस्थान का ऐसा स्वभाव रहा है, पिछले सीजन में शुरुआत के 5 मुकाबले जीत गई, फिर लगातार 5 हार गए थे, इस बार लगातार 5 हार गए, अब जीतना शुरू किया है। हो सकता है अगले 4 जीत जाए तो फिर लगातार 5 जीत भी सकते हैं। और मुंबई ने करके दिखाया है, दिल्ली कैपिटल्स की टीम लगातार 4 मैच जीती है सीजन में, मुंबई इंडियंस 5 मैच जीत चुकी है, गुजरात ने 5 मैच जीते थे, तो हो सकता है। तो अब लग रहा है आईपीएल थोड़ा सा जाग चुका है, बीच में जगा था थोड़ा सा, फिर सोने को चला गया था। अब वैभव सूर्यवंशी ने धक्का मार के जगा दिया है इसको। और राजस्थान जिस तरीके से जीतता हुआ मैच हार जा रही थी, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी की तो कोई बात ही नहीं करा, जबकि कल इतना अच्छा इनिंग खेला उन्होंने, मैच फिनिश ही कर दिया उन्होंने। पहले विकेट के लिए 166 रन जोड़ दिए, बचा ही नहीं कुछ मैच में। मतलब 2 फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट है सामने, बिल्कुल उस वक्त ग्राउंड पे थे जो खेल रहे थे। और मुझे तो लगता है चिंतित होने की जरूरत बहुत सारे प्लेयर्स को, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन जैसे प्लेयर्स को सोचना पड़ेगा कि यार थ्रेट है, अभी बहुत ज्यादा कंपटीशन। क्रिकेट को तो एकदम रीडिफाइन कर दिया कल, जिस तरीके से इन्होंने खेला है ना। बिल्कुल। निखिल सर ने भी एक मैच एनालिसिस की है, थोड़ा सुन लेते हैं उनकी मैच रिपोर्ट। वैभव सूर्यवंशी, इस नाम को आप याद रखिएगा, भूलना भी चाहे तो शायद आपके लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये खिलाड़ी शायद क्रिकेट के खेल पर राज करेगा। सिर्फ 14 साल के हैं और इस उम्र में अब उनके नाम रिकॉर्ड हो गया है आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक। अब 14 साल की उम्र में आप क्या कर रहे थे? शायद अपने इम्तिहान, जो स्कूल के इम्तिहान है उनकी तैयारियां कर रहे होंगे, या गली में टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहे होंगे, या फिर पार्क में पेड़ पर चढ़ के अपने पसंदीदा अमरूद या सेब तोड़ रहे होंगे। वैभव सूर्यवंशी गेंदबाजी और गेंदबाजों को तोड़ रहे हैं मैदान पर। फिलहाल इस तरह का उनका प्रदर्शन देखने को मिला। मैं तो यही सोच रहा था, जब वो इतने दिग्गज गेंदबाज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो खेले हैं, ईशान शर्मा है, राशिद खान है, प्रसिद्ध कृष्णा है, मोहम्मद सिराज हैं, सब अंतर्राष्ट्रीय लेवल के बॉलर्स, इनकी जब पिटाई कर रहे थे तो मैं सोच रहा था यार ये शख्स इनका ये हाल कर रहा है तो अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 के जो गेंदबाज हैं उनके साथ क्या करता होगा। और वही अगर आप आंकड़े भी देखें, 13 साल की उम्र में अंडर 19 खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक रेड बॉल मैच भी खेलते हैं जहां शायद 50-55 गेंदों में उनका 100 भी है, मतलब लॉन्ग फॉर्मेट में। तो उस फॉर्मेट में भी जहां लोग समय लगा के खेलते हैं वहां भी उनका तेज तर्रार शतक है। इसको मतलब इस बात से साफ हो जाता है, इसको भी दर्शाता है कि यही इनका अंदाज है, इसी अंदाज से ये खेलते भी हैं। और मुझे पता है इस वक्त काफ़ी चर्चा भी हो रही होगी उनकी एज को लेकर। कईयों का मानना है अरे 14 के कैसे हो सकते हैं, 14 में कोई ऐसा थोड़ी दिखता है, 14 में कोई इस तरह के शॉट्स थोड़ी खेल सकता है। भाई मेरा उनके लिए बस एक ही सुझाव है कि उम्र को आप छोड़िए, 14 के हों, 15 के हों, 16 के हों, 2 कारण है। एक, देखिए भाई 14 के हैं, उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में भी 14 है, बीसीसीआई के लिए खेलते हैं, बीसीसीआई एज ग्रुप क्रिकेट में काफ़ी बारीकी से सबकी उम्र देखती है एज फ्रॉड से बचने के लिए। तो अगर ये सब ठीक है तो फिर हमें कोई उंगली नहीं उठानी चाहिए। दूसरा, भाई खेल तो वो टॉप लेवल क्रिकेट ही रहे हैं ना, खेल तो वो दुनिया के बेस्ट गेंदबाजों को ही हैं। ये तो है नहीं कि अंडर 14 खेल रहे हैं, 15 खेल रहे हैं, तो उम्र से क्या फ़र्क पड़ता है, वो 14 के हों, 15 के हों या 16 के हों। मेरा सुझाव तो यही है, आप इनकी उम्र की चर्चा ही मत करिए। आप वैभव सूर्यवंशी को अब तक इसलिए जानते थे कि 13 साल का लड़का आईपीएल के लिए साइन हो जाता है, राजस्थान की टीम ने उनको साइन किया, ये इनकी पहचान थी अब तक। लेकिन बस अब तक, आज के बाद इनकी पहचान होनी चाहिए वो लड़का, उम्र छोड़ दीजिए, वो लड़का जो आईपीएल इतिहास
का दूसरा सबसे तेज शतक लगाता है। उनसे आगे एक ही शख्स है 30 गेंदों में जिसने लगाया था, उनका नाम है क्रिस गेल। और क्रिस गेल को तो वैसे ही पार पाना है इन मामलों में नामुमकिन सा ही है। उसके बाद दूसरे पायदान पर आते हैं, मुझे लगता है यही काफ़ी है उनकी पहचान बनाने के लिए। एक और अगर पहचान की आपको तलाश है तो वो ये कि यंगेस्ट, सबसे छोटी उम्र के वो खिलाड़ी जिन्होंने आईपीएल में शतक बनाया, तो फिर छोड़ दीजिए उनकी उम्र 14 है, 15 है, 16 है, इस पे तो डिबेट ही नहीं करना चाहिए। आज जिस अंदाज में खेले हैं भाई, ग्राउंड के हर कोने में उन्होंने शॉट्स लगाए हैं और लगता है एक कॉन्फिडेंट खिलाड़ी हैं। देखिए जब वो पहला मैच अपना खेल रहे थे आईपीएल का, पहली गेंद में शार्दुल ठाकुर को छक्का लगा देते, लोगों को लगा अरे ये तो तुक्का है, कभी कभी किसी का भी लग जाता है। आज उन्होंने दिखाया नहीं भाई, वो इसी अंदाज में काफ़ी समय से खेलते हैं और वो जानते हैं बड़े बड़े गेंदबाजों से कैसे पार पाया जाता है। रियान पराग ने भी कहा मैच के बाद कि भाई हम तो इसको 2 महीने से देख ही रहे थे, इसी अंदाज में खेलता है, लेकिन आज जो इसने किया अनबिलीवेबल है। जब वो ईशांत शर्मा को मार रहे थे ना, तो मुझे ख्याल आया, देखिए दुनिया पूरी तरह से गोल है। एक ये कि ईशांत शर्मा पहले सीजन ऑफ द आईपीएल खेल रहे थे 2008 में और अब भी खेल रहे हैं। 2008 में तो वैभव सूर्यवंशी का नामो निशान ही नहीं था, पैदा ही नहीं हुए थे, वो तो किसी की सोच में भी नहीं होंगे। तब ईशांत शर्मा आईपीएल क्रिकेट खेल रहे थे। आज ईशांत शर्मा को वो मैदान के हर कोने में शॉट लगा रहे थे। एक चीज़ ये, दूसरा मुझे याद आता है ईशांत शर्मा ने पहली बार अपना नाम कमाया था, 19 साल के युवा गेंदबाज थे। रिकी पॉन्टिंग जैसे दिग्गज बल्लेबाज को उन्होंने मजबूर कर दिया था अपने से बचने के लिए। उछल कूद कर रहे थे एज अ बैटर रिकी पॉन्टिंग मैदान पर। पर्थ का वो टेस्ट मैच मुझे याद आता है, वहाँ ईशांत शर्मा ने पहचान बनाई थी। आज वही दिग्गज गेंदबाज, इतने साल क्रिकेट खेलने वाला गेंदबाज, 100 टेस्ट मैच खेलने वाला गेंदबाज, आज 14 साल के युवा बल्लेबाज के सामने बेबस सा नजर आया। देखिए यही लाइफ कम्स अ फुल सर्कल अंग्रेजी में कहते हैं, कुछ वैसा ही आज भी देखने को मिला। देखिए वैभव की नॉक अमेजिंग, उस पर कोई दो राय नहीं, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं अगर आप मैच के नज़रिए से देखें तो गुजरात की टीम ने भी कई गलतियां की और सबसे बड़ी गलती कप्तानी को लेकर थी। एक तो शुभमन गिल, माना आपने 50-55 गेंदें खेली, लेकिन वो पुराने ज़माने में होता था ना, इतनी आप बैटिंग करते थे फिर दूसरी पारी में आते नहीं थे। भाई आप कप्तान हैं, आपको आना चाहिए था। स्टैंड इन कैप्टन जब आएगा परेशानी आपके लिए आएगी ही आएगी। तो वहाँ शुभमन गिल कप्तान होते, शायद कुछ और रणनीति होती। कहाँ कहाँ गलतियाँ कर गए राशिद खान, एक गलती कर गए, करीम जन्नत को आपने खिला दिया, उसकी क्या ज़रूरत है मुझे समझ नहीं आया। शफेन रदरफोर्ड आपके पास थे ही, चलिए अगर आपको गेंदबाज भी चाहिए था, आपको बैटर नहीं चाहिए था, तो जेराल्ड कर्ट्ज़ भी आपके पास बेंच पर बैठे हैं, आप उनकी तरफ जाते। करीम जन्नत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी काफ़ी मार खाते हैं, आप उनको टीम में लेके आए। ये दूसरा आपकी बॉलिंग चेंजेस, भाई सूर्यवंशी अच्छे लय में नजर आ रहे हैं, कुछ उन्होंने शॉट्स गलत भी खेले, तो आप क्या चाहते हैं, इस खिलाड़ी को जल्दी आउट करो क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। अगर कुछ गेंदों तक रह गया तो मैच पलट देगा, आप जल्दी आउट करो। तो क्या आप ईशांत शर्मा को लाएंगे जो अब उस तरह के गेंदबाज रहे ही नहीं है? प्रसिद्ध कृष्णा से पहले आपके बेस्ट गेंदबाज है प्रसिद्ध कृष्णा, प्रसिद्ध कृष्णा से आपको दबाव डालना है, सूर्यवंशी भी उनका विकेट निकालना है, आप उनको नहीं लेके आ रहे। और जब प्रसिद्ध कृष्णा आए भी उन्होंने दबाव डाला, लेकिन तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी थी, सूर्यवंशी सेटल हो गए थे। कुछ डॉट बॉल भी आई तो वो प्रेशर में नहीं आए क्योंकि उससे पहले वो रन बटोर चुके थे। आप प्रसिद्ध कृष्णा को नहीं लाते। दूसरी बात, आप वॉशिंगटन सुंदर को लाते हो जो ज़्यादातर गेम इस सीज़न खेल ही नहीं पा रहे हैं गुजरात के लिए, खेलते भी हैं तो बतौर बल्लेबाज खेलते हैं, आप उनको अपने से पहले गेंदबाजी कराते हो। अगर मैं राशिद खान हूंगा, मैं आऊंगा ना यार, मैं कोशिश करूंगा कि इसको पहले मैं आउट कर दूं, वॉशिंगटन को थोड़ी एक्सपोज करूंगा। यहां आपने गलती की, प्रेशर एकदम पूरी तरह से ऑफ हो गया और सूर्यवंशी वहां से जब एक अच्छा स्टार्ट मिल गया फिर तो वह कहां रुकने वाले थे। तो कप्तानी को लेकर आपने ढेर सारी गलतियां की। कई लोग ये भी उंगली उठा रहे हैं कि शायद बैटिंग भी थोड़ी तेज हो सकती थी शुरुआत में, लेकिन मैं इसको गलत नहीं मानता। देखिए यही अप्रोच के कारण गुजरात शायद इस आईपीएल की सबसे बेहतरीन टीम भी है, ये फॉर्मूला उनके लिए चला है। इस बार हो सकता है 10-20 रन कम भी हुए हों, लेकिन आप मैच बैटिंग से नहीं आ रहे, बॉलिंग से हारे हैं। तो इस पर गुजरात को सोचना होगा। पॉइंट्स टेबल में भले ही तीसरे पायदान पर हों, लेकिन गुजरात के फैंस को घबराना नहीं चाहिए। आपके पास एक और मैच है, अगर आप वो जीतते हो, एक मैच कम खेले हो, तो आप आरसीबी मुंबई से ऊपर चले जाओगे नंबर 1 पायदान पर। ऐसा उनका प्रदर्शन अभी तक रहा है कि अभी भी अच्छी स्थिति में, बावजूद इसके कि ये मुकाबला बड़े फासले से वो हारे हैं। तो ये थी मैच रिपोर्ट राजस्थान और गुजरात के बीच जो मैच हुआ उसकी। थैंक यू निखिल सर। अब छोटा मतलब संक्षिप्त रूप से आज के मैच की बात कर लेते हैं। दिल्ली में मुकाबला है यहीं,
फिरोज शाह कोटला, अब अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है। और दिल्ली की टीम पिछला मैच हार गई आरसीबी से, है ना। और दिल्ली के साथ वही आरसीबी वाला प्रॉब्लम हो गया, अपने होम ग्राउंड पे हारे जा रही है। बहुत चिंता का विषय है। केकेआर की टीम आ रही है, पिछला मैच उनका हुआ नहीं था, बारिश की वजह से रद्द हो गया था। केकेआर का कैंपेन जो है क्या ही कहा जाए उसके बारे में, हॉट एंड कोल्ड रहा है, मतलब ज़्यादा तो कोल्ड ही रहा है, हॉट तो कम ही रहा है। दोनों टीम, मतलब दिल्ली तो आगे है निश्चित तौर पर, चाहेगी कि इस मुकाबले को जीत करके वापस विनिंग ट्रैक पर लौटें, प्लेऑफ्स की जो दौड़ है उसमें खुद को मजबूत करें। केकेआर की टीम को आप कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि पिछला मैच हमने देखा था आरसीबी के स्पिनर्स ने फंसाया था इनको, है ना। स्लगिश पिच थी बिल्कुल, जो ड्राई पिच होती है मौसम के हिसाब से, कोटला की पुरानी जो पिच हुआ करती थी वैसा ही पिच है। तो केकेआर के पास स्पिनर्स भी हैं, आपके पास वरुण चक्रवर्ती हैं, सुनील नारायण हैं, क्या पता मोइन अली को भी मौका मिल जाए। तो दिल्ली के सामने चुनौती तो होगी बहुत बहुत बड़ी, क्योंकि दिल्ली का वही कहानी हो गई है कि आप जीत रहे थे, अब हारना शुरू कर दिया आपने। एक मैच जीतते हैं, एक हार जाते हैं, एक और जो जीते भी बीच में 2 मैच जो आप जीते हैं उसमें से एक सुपर ओवर जीते हैं आप, और एक मैच आप कन्वे से जीते, बिकॉज लखनऊ के सुपर जायंट्स ने अलग अलग ब्लंडर बिल्कुल कर दिया, ऋषभ पंत की कैप्टनसी में बहुत सारे ब्लंडर्स। तो आपकी टीम के साथ सवाल तो अब बहुत उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि गुजरात और दिल्ली टॉप 2 में तो फिनिश करेगी। अभी क्या है, अभी गुजरात और बैंगलोर नंबर 1 पे पहुंच गई है, नंबर 2 पे मुंबई है, नंबर 3 पे गुजरात और नंबर 4 पे दिल्ली। तो यहाँ पे हारे तो मामला फिसल जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन वही बात है कि केकेआर की टीम के साथ भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि आपके स्पिनर्स ठीक है, आपको विकेट ला के दे दे, क्या आपके बैट्समैन सेम, बस एक ही हाईलाइट है केकेआर का इस पूरे सीजन में, उनके स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी सब कुछ पॉजिटिव है नहीं, कुछ फील्डिंग अच्छी हो नहीं रही है, आपके बैटिंग ऑर्डर आपको पता ही नहीं है, आपके पास सारे अच्छे बैटर्स हैं। अजिंक्य रहाणे की कैप्टेंसी पे भी मुझे बहुत मतलब समझ नहीं आ रहा है कि वो कैप्टन है क्यों, और कैप्टन है तो फिर कैसी कैप्टेंसी कर रहे हैं। परफॉर्मेंस एज अ बैटर उनकी बहुत अच्छी है, बट एज अ कैप्टन मुझे उनकी या तो उनकी गलती है या फिर ब्रावो जो मेंटर हैं या फिर कोच चंदू पंडित, किसकी गलती है समझ नहीं आ रहा। लेकिन बहुत सारा रायता फैला हुआ है वहाँ पे, क्योंकि सुनील नारायण का एक्सपेरिमेंट अगर आपको नहीं चल रहा है तो अब मत खिलाइए ओपनिंग उनसे। आपके पास अंकित रघुवंशी बैठा हुआ है, वेंकटेश अय्यर ने ओपनिंग में अच्छी बैटिंग कर रही है आपके लिए, अजिंक्य रहाणे ओपनिंग कर सकते हैं, आप आइए ऊपर, आपका बैटिंग ऑर्डर शॉर्ट हो जाएगा। रसल जैसा प्लेयर इतना नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है? मौका ही नहीं मिल रहा उसको। जब वो आपको दिख रहा है कि हर मैच में वो बंदा बॉलिंग से आपको ब्रेक थ्रू दे रहा है, जब आपको कहीं बॉलिंग तक नहीं दे रहे हैं उसको, आप उनको बिल्कुल लास्ट में बॉलिंग देते हो 12वें 13वें ओवर में, जब विकेट कहीं से नहीं आ रहा होता तब रसल को बुला के, और हर मैच में वो बंदा आपको विकेट ला के दे रहा है। तो सवाल तो बहुत सारे हैं। दिल्ली का वही है कि अगर वो अपनी बॉलिंग और फील्डिंग मिस्टेक सही कर लें तो कोलकाता नहीं जीत पाएगी। लेकिन वही है कि कोलकाता को भगवान ने पिछली बार एक साथ दिया कि भाई चलो बारिश करते हैं, 1 पॉइंट आपको देते हैं। वो मैच वो हार जाते हैं, मुझे नहीं लगता था कि वो मुझे भी लग रहा था हार जाते हैं, जैसे चल रहा है उनका। पिच बहुत अच्छी थी नहीं, और उनकी बैटिंग को देख कर एक एक्सपेरिमेंट किया भी था, उनको लाया था गुरबाज को लेकर। हाँ, गुरबाज को लेकर वो भी नहीं चल रहे हैं। नहीं, एक ही मौका मिला, दूसरे में तो बारिश ही हो गई। हाँ, वही है कि अब तो बात वही है ना कि टूर्नामेंट इतना छोटा है कि आप बहुत ज्यादा फेलियर्स बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपने क्विंटन को ट्राई किया, वो चले नहीं, अब गुरबाज से भी रन नहीं बने हैं। अगर लवनेश सिसोदिया भी पीछे बैठे हुए हैं, अगर इस मैच में भी रन नहीं बने और आप हार गए तो आप बाहर हो जाएंगे टूर्नामेंट से। तो वो कॉल्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज बैक स्क्रीन के पीछे क्या चल रहा है वो तो आप जानते हैं, आपकी टीम में क्या गलतियां है, क्या सही है। तो दिल्ली के लिए भी मुश्किल है और केकेआर के लिए भी मुश्किल है, लेकिन दिल्ली का थोड़ा पलड़ा भारी रखूंगा। हर्षित राणा का एक बयान में पढ़ रहा था, वो गौतम गंभीर को, गौती भैया को मिस कर रहे थे। आप रायते की बात कर रहे थे ना, मुझे याद आया कि उनका एक जो प्रेजेंस था, जो ऑरा था, अगर मैं उनको कोट करूं तो, कि ऑरा जो था वो मिसिंग है। हालांकि अब नायर भाई भी आ गए वहाँ, उन्होंने ऐसा ही कहा था कि नायर भाई भी आ गए, बट एक जो मोटिवेशन और एक जो लेकर के आते थे एक्स फैक्टर, गौतम गंभीर, वो मिसिंग है। उन्होंने खुलेआम बोल दिया है। वो तो ये तो केकेआर का वो रहा है ना कि अगर आप 18 साल उठा के देखें, 3 टाइटल है उनके पास। 2 बार गंभीर कप्तान थे, एक बार वो 1 साल के लिए मेंटर बन के आए थे, और कुछ खास बदलाव नहीं किए थे उन्होंने। टीम लगभग वही थी, 3 अच्छे प्लेयर खरीदे थे, मुझे लग रहा है स्टार खरीदे गए थे और सॉल्ट खरीदे गए थे, बस। बाकी यही टीम थी, मेंटलिटी शिफ्ट हुआ था। नारायण जो कि फ्लॉप होते आ रहे हैं, अभी फिर फ्लॉप हो रहे हैं। वो पिछला सीजन उनका बेस्ट सीजन गया था विद द बैट, MVP थे वो। और नारायण भी तभी चलते हैं जब गंभीर वहां होते हैं। मतलब आप देखो उठा करके, नारायण हर सीजन में बैट से नहीं फोड़ते हैं, जब गंभीर होते हैं तो मोस्टली तभी उनका बल्ला चलता है। उसके पीछे ये भी है ना कि अभी बिहाइंड द बैकडोर रिपोर्ट्स ये आती है कि चंदू पंडित की ओवरसीज प्लेयर के साथ बनती नहीं है। बहुत वो टास्क मास्टर भी माने जाते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड और ये सब चाहिए। फॉर्मर साउथ अफ्रीका और नामीबिया के ऑलराउंडर डेविड विजे ने पहले आके बोला था कि उनके बात करने का तरीका सही नहीं है, क्योंकि आईपीएल एक ऐसी टूर्नामेंट है जहाँ पे आपको कोच से अच्छा मैन मैनेजर होना चाहिए। यहाँ पर आप किसी को सिखाएंगे नहीं कि आपको बॉलिंग कैसे करनी है, बैटिंग कैसे। डोमेस्टिक रणजी नहीं है ना, 2 महीने का टूर्नामेंट है, 14 मैचेस हैं,
एक्सपीरियंस प्लेयर्स पूरी दुनिया से आ रहे हैं, आपको मैनेज करना है प्लेयर्स को, आपको यूटिलाइज करना है उनको। यस, कैसे बेस्ट उनका निकलवा सकें आप हॉस्टल नहीं चला रहे हैं कि भाई तुम 12 बजे के बाद यहाँ नहीं जाओगे, आपको परफॉर्मेंस निकलवानी है ऑब्वियसली। तो गंभीर वो करते थे, अब जैसे कि राणा ने कह ही दिया और परफॉर्मेंस से भी लग रहा है कि चंदू पंडित और ब्रावो से ये हो नहीं रहा है। तो जैसे मतलब पिछले मुकाबले में हमने देखा था दिल्ली की तरफ से राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की थी पिच के हिसाब से, कंडीशंस को देखते हुए। केकेआर के पास उस मिजाज के बैट्समैन हैं, अजिंक्य रहाणे खेल सकते हैं उस तरीके से। एक लो स्कोरिंग गेम आप देख रहे हैं, मतलब 160-70 वाला ही, या फिर थोड़ा, चूंकि पिछला मुकाबला जो था वो डे मैच था, है ना, इस बार नाइट मैच, इवनिंग वाला मैच है, तो थोड़ा सा बेटर पिच बिहेव करेगी क्या आपको लगता है? वो मैच भी नाइट मैच ही था, आरसीबी वर्सेस दिल्ली। आरसीबी वर्सेस दिल्ली नहीं था, माय बैड। बात वही है कि इस बार अब कोटला के पिच अब जाके आखिरी पिछले 2-3 मैचेस में, क्योंकि एक तो ये है कि सलाइवा नहीं है, सलाइवा बैन हट गया है, तो उससे सेकंड इनिंग्स में और इनिंग्स के लेट एंड में भी फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही है, स्विंग मिल रही है, सार को मिली थी, स्पिनर्स के लिए पिच अच्छा कर रही है। तो जिस तरह दोनों टीम स्पिन हैवी है बॉलिंग वाइज, तो मुझे नहीं लगता है कि हाई स्कोरिंग गेम बनेगा। और दिल्ली के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनका टॉप ऑर्डर चल ही नहीं रहा है। फाफ डु प्लेसिस आए इंजरी के बाद, तो मुझे लग रहा है कि वो इंजर्ड है, उनको खेलने नहीं चाहिए। अगर आप इंजर्ड हैं तो आप मत खेलिए। सही बात है। और पुरेल ऐसे प्लेयर है कि उनका यूटिलाइजेशन या तो आप ऐसे विकेट कीपर खिलाएं या तो सिर्फ बैटिंग करा के इम्पैक्ट सब लगा दें उनसे। डेफिनेटली उनसे फील्डिंग नहीं हो पाती, आउटफील्ड से वो बहुत सारे कैचेस छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और वो क्रूशियल कैचेस छोड़ने के बाद आप मैच नहीं जीत सकते। तो या तो जेएफएम को लेके आए वापस, क्योंकि जेएफएम भले ही रन न बनाए, जो कि कोई नहीं बना रहा है, फील्डिंग तो अच्छी करेंगे वो, और एक लक फैक्टर है उनके साथ। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, मुकेश कुमार ने एक मैच अच्छा खेला है पूरे टूर्नामेंट में, जिसमें 4 विकेट उन्होंने लिए। और पूरे 2 साल का इकोनॉमी देख रहा था मैं, किसी भी इंडियन फास्ट बॉलर का इकोनॉमी 10 से ऊपर नहीं है सिवाय मुकेश के। तो अपने दुश्मन चमीरा को ले आए, ठीक है, उनका यूटिलाइजेशन कीजिए। और मुझे लग रहा है नटराजन को अगर फिट है तो लाना चाहिए। बिल्कुल। पीटरसन ने सवाल पूछ दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया पीटरसन से कि नटराजन कहाँ है, तो वो पूछ रहे हैं रिपोर्टर से, आप मुझे हेल्प कर दीजिए, बताइए कहाँ खिलाऊं मैं। अरे यार, आपकी बॉलिंग ऐसा तो है नहीं कि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग चल रही है, हर मैचेस में आप 10 बिल्कुल नटराजन को लेना चाहिए। हमने कल भी इस पे चर्चा करी थी कि वो एसआरएच के लिए खेलते थे, बहुत अच्छे विकेट टेकर बॉलर हैं। और पे ऑफ नहीं करा ना यहाँ पे, मुकेश नहीं चल रहे, आपने मोहित शर्मा पे रिलाई किया, वो भी उतने नहीं चले, तो लेकर आना चाहिए, प्रूवन परफॉर्मर। और 11 करोड़ दिए ना आपने 10.5 करोड़ पे। यस। तो अगर हेमंत मदानी वहां बैठ के वो बैटिंग में शामिल थे तो उनको पता होगा ना कि मुझे यूज कहाँ करना है। और 10 मैचेस हो चुके हैं टूर्नामेंट के आपके, अब नहीं खिलाओगे तो कब खिलाओगे? एग्जैक्टली। सीधा प्लेऑफ में तो नहीं उतारोगे आप, अगर खिलाना है तो चेंजेस तो करने पड़ेंगे दिल्ली को। बिल्कुल। प्रेडिक्शन फटाफट कर दीजिए आज का। मेरे हिसाब से आज दिल्ली जीत जाएगी। आप दिल्ली, लॉ ऑफ एवरेज जो है ना अपने इनका तो बायस भी है, नहीं दिल्ली इनकी फेवरेट टीम है। हाँ, बायस तो है, लेकिन वही है कि केकेआर के बैटिंग जो वो जो है ना, जो फंबल हो रहा है, उसको देख के मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि दिल्ली वो तो नहीं करेगी, कि उनका अगर टॉप ऑर्डर नहीं बना रहा है तो मिडिल ऑर्डर रन बना दे रहा है। यस। और अगर वो थोड़ा सा अच्छा यूटिलाइज करें, सबस को थोड़ा ऊपर भेजें और थोड़ा ज़्यादा उनको ओवर्स दें, तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली ये मैच हारना नहीं चाहिए दिल्ली को। क्योंकि अगर आप देखें तो केकेआर के स्पिनर्स अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास है, कॉन्फिडेंस डाउन है उनका, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा ना, बाकी पिछले मैच तेज गेंदबाज चल रहे हैं और प्रभुस्वी ने दब के धोया है। 3 ओवर अच्छे के, 1 ओवर में 22 पड़ गए नारायण को और करीब 19-20 पड़ गए वरुण चक्रवर्ती को। तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली अगर थोड़ा सा राइट फ्रेम ऑफ माइंड में खेले और थोड़े बहुत चेंज करे तो जीत जाएगी। और अच्छे प्लेयर्स हैं स्पिनर के, आप देखें तो करुण नायर अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को, केएल राहुल अच्छा खेलते हैं ना, अक्षर पटेल खुद भी खेलते हैं, तो है दिल्ली के पास वो बैटिंग पार कि जीत सकती है। तो मुझे भी वैसे लगता है कि दिल्ली को आज जीतना चाहिए। केकेआर बहुत होपफुल मैं नहीं हूँ। नहीं है, केकेआर का टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, दिल्ली का टॉप ऑर्डर है, लेकिन केकेआर दिल्ली का मिडिल ऑर्डर ठीक ठाक है। केएल राहुल भी है, ये लोग अच्छे फॉर्म में भी दिख रहे हैं। सबका रोल डिफाइन तो है वहाँ पे कि आपको ये करना है, ये करना है। यहाँ पे तो कुछ रहता ही है। यहाँ पे कहीं से कोई जा रहा है कि कुछ आ रहा है, कोई लास्ट टू लास्ट मैच में लोग मोइन अली को लेकर के आए थे, उनका भी क्या यूज किया कुछ समझ में नहीं आया, फिर बैठा दिया। आज पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं रैप अप करते हैं। बड़ा मजा आया कल के मैच को देख करके। उम्मीद करता हूँ कि आज भी एक बहुत ही एंटरटेनिंग मैच होगा, थ्रिलिंग मैच होगा। आरसीबी और डीसी का भी बहुत अच्छा मैच हुआ था, उस लिहाज से देखा जाए तो कृणाल पांड्या का वो नॉक आया था, तो कुछ ऐसा ही मुकाबला आज देखने को मिले, ऐसी उम्मीद है। आप लोगों को हमारी बातचीत कैसी लग रही है आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सिर्फ ऑडियो पर सुनने वाले लोग हमें मेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। बाकी वीडियो को लाइक करना ये आपको पता ही है, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं होगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार। बल्ला बोल।